नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एस.बी.डी. गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट। हम आप पहुँचे हैं आज अंतिम पड़ाव पर और इस यूनिट का सबसे अंतिम पॉइंट अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने 4 प्रमेय करवाई। चारों प्रमेय आप पुनः रिपीट कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और लास्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? अगर कई सारों लूपों से मिलकर कोई जाल बना हुआ है और उसमें अलग अलग लूपों में आपके विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, तो किसी भी शाखा में बहने वाली धारा होती है वो प्रत्येक विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सोर्स लगा है उस सोर्स के कारण बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी सभी के समीशन के इक्वल होता है। थेवेनिन प्रमेय ये कहती है कि कोई भी जाल हो या किसी भी प्रकार का जाल हो द्विटर्मिनल युक्त, उसको तुल्य जाल में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसका विद्युत वाहक बल जो होगा वो खुले सिरों के बीच मापित निर्गत खुले सिरों के बीच मापित विद्युत वाहक बल होगा तथा तुल्य जो प्रतिबाधा होगी वो जो निर्गम टर्मिनल हैं उनके मध्य मापित प्रतिबाधा होगी। नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि जब कोई भी जाल है उस जाल में जो सोर्स है वो विद्युत वाहक बल के रूप में हो या करंट सोर्स के रूप में हो या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के रूप में रूपांतरित किए जा सकते हैं, तो किसी भी जाल को तुल्य एक जाल में रूपांतरित किया जा सकता है। उसमें एक तुल्य जो धारा स्रोत होगा वो आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट रखते हुए उसमें से गुजरने वाली धारा के बराबर तथा जो तुल्य प्रतिबाधा होगी वो दोनों आउटपुट के टर्मिनल हैं उनके बीच मापित प्रतिबाधा होगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहते हैं कि अगर किसी जाल में प्रथम लूप में अगर विद्युत वाहक बल लगा हो, दूसरे लूप में धारा अगर I1 जनरेट कर रहा है, तो उसको अगर दूसरे लूप में विद्युत वाहक बल को प्रतिस्थापित कर दें तो प्रथम लूप में वह समान मान की धारा I1 ही प्रवाहित करेगा। अब 5वें प्रमेय पे आते हैं अपने अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये 4 थ्योरम मैं पूर्व में करवा चुका हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने वीडियोज नहीं देखे हैं तो मेरे पूर्व की वीडियो का ध्यानपूर्वक देख लें। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या चीज़ होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कि कोई भी जाल है, मैं यहाँ डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी जाल है उसको तुल्य जाल में थेवेनिन प्रमेय के अनुसार रूपांतरित किया जा सकता है। तो उसमें विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और ये आपका Z इक्विवेलेंट और इसके अलावा ये आपका लोड ZL और ये आपका सर्किट कंप्लीट, यानी किसी भी नेटवर्क को थेवेनिन प्रमेय से क्या कर सकते हो, इस जाल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या कहती है? अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय ये कहती है कि ये जो आपका सोर्स का विद्युत वाहक बल सोर्स का जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिबाधा जुड़ी हुई है, इसको सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा अगर मान लें तो इस आंतरिक प्रतिबाधा और ये जो प्रतिबाधा है इन दोनों के बीच रिलेशन डिफाइन करती है। अब यहाँ पे Z में 3 अवयव हो सकते हैं। Z में R हो सकता है, आपका XC हो सकता है एंड XL हो सकता है, यानी आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, आपका प्रेरणीय प्रतिघात हो सकता है और धारितीय प्रतिघात हो सकता है। ये 3 आपके हो सकते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये इमेजिनरी में काउंट किए जाते हैं और ये आपका R जो होता है वो रियल पार्ट में काउंट किया जाता है। तो इसका मतलब Z जो लिखा जाएगा वो Z कैसे लिखा जा सकता है? Z इक्वल टू लिखा जा सकता है या Z इक्वलेंट अगर बात करें तो R इक्वलेंट और प्लस आइटा X इक्वलेंट के तुल्य होगा।
इसी प्रकार जेड एल की बात करें, वो भी दो ये लोड आर एल प्लस आइटा एक्स एल। अब ये प्रमेय क्या कहती है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय ये कहती है कि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा यानी ये प्रतिबाधा तथा जेड एल दोनों संयुग्मी हो, यानी दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशन हो, दोनों के बीच में ये जेड इक्विवेलेंट है वो जेड एल के बराबर हो और ये स्टार, ठीक है, तो जेड एल स्टार के बराबर हो, तो पावर का जो ट्रांसफ़र होता है सोर्स टू लोड, कहाँ से कहाँ पर, सोर्स टू लोड जो पावर का ट्रांसफ़र होता है वो मैक्सिमम होता है। अब आप साधारण शब्दों में इसका स्टेटमेंट देखिए कि अगर स्रोत की अंतरित प्रतिबाधा है वो लोड की प्रतिबाधा की संयुग्मी हो तो स्रोत से सोर्स से लोड को पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। ये प्रमेय ये कहती है, अर्थात किसी भी कोई भी आपने लोड लगाया उस लोड में पावर ट्रांसफ़र करवाना है आपको, तो पावर ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको लोड का मान किसके बराबर होना चाहिए, आपके सोर्स के अंतरित प्रतिबाधा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। संयुग्मी हो तो स्रोत से संचरित अधिकतम होता है। अब देखिए मैंने ये दिया कि ई इक्विवेलेंट लगा दिया, जेड इक्विवेलेंट लगा दिया, जेड एल। अब मेरे को सिद्ध ये करना है कि जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू जेड एल स्टार, यानी जेड इक्विवेलेंट एंड किसके बराबर होगा, जेड एल स्टार के बराबर होगा। ये प्रूव करना है, तो पावर का ट्रांसफ़र क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में की क्या कंडीशन आती है। ये कंडीशन अगर आ जाएगी, इसके विपरीत भी कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है, और आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मैंने ले लिया। अब ये मैं मान लेता हूँ कि जो लोड है या आपका जेड इक्विवेलेंट है, दोनों ये किससे मिलकर बने हो सकते हैं, आपके इमेजिनरी पार्ट से और रियल पार्ट से। तो रियल पार्ट में आप रेजिस्टेंस और इमेजिनरी पार्ट में क्या लगाएंगे, प्रतिघात लगा दें। तो जेड इक्विवेलेंट क्या आया, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस आइटा एक्स इक्विवेलेंट, और जेड एल इक्वल टू आया आर एल प्लस आइटा एक्स एल। ये समीकरण 2। अब लोड में बहने वाली धारा, साधारण फॉर्मूला वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो इक्विवेलेंट के तुल्य है, तथा इस लूप में टोटल जो प्रतिबाधा है वो जेड इक्विवेलेंट जेड एल है। अब दोनों के मान मैंने पुट कर दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान यहाँ पे मैंने पुट कर दिए, ठीक है। जेड इक्विवेलेंट का मान रख दिया और किसका मान रख दिया मैंने, जेड एल का मान यहाँ पे मैंने लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने मान लगाया तो मेरे पास ये आया ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस आइटा एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल। अब निर्गत शक्ति की अगर बात करें, आई इक्विवेलेंट यानी इससे बहने वाली धारा आ गई, तो अब मैं देखता हूँ कि जेड एल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई इक्विवेलेंट प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ लोड के सिरों पे जो पावर होगी वो आप पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर जानते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आपके पास आएगा वो फॉर्मूला आपके पास आएगा P इक्वल टू आई इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल। अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आर एल क्यों लगाए, तो आपने सीनियर क्लास में ये पढ़ा है, अंतिम जो एसी सर्किट है, या आपने फर्स्ट ईयर में जो एसी बिहेवियर ऑफ सर्किट जो पढ़ा है उसमें आपने क्लियरली ये बताया है कि पावर का कंजप्शन होता है या पावर का जो क्षति होती है वो कहाँ होती है, केवल आर पे होती है, एक्स एल एंड एक्स सी के कारण नहीं होती है। तो यहाँ पर आई इक्विवेलेंट स्क्वायर और क्या लगा दिया मैंने, आर एल लगा दिया। ओके, अब देखिए अगर आपने ये लगाया आई इक्विवेलेंट का मान मैंने वहाँ से पूर्व में मैंने निकाल लिया था, आई इक्विवेलेंट का मान मैंने वहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए अगर शक्ति मैक्सिमम निकालें, अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं आपको एक चीज़ और समझाना, ये जो बच्चे हैं ये आपके समझ में नहीं आए होगी कि ये टर्म्स कैसे आ गई सर, इसका स्क्वायर किया। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, ए प्लस आइटा बी, इसका आपको स्क्वायर चाहिए, यानी ये था। यहाँ पे ए की जगह आपके क्या है, यहाँ पे ए की जगह है आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, और बी की जगह आपके पास क्या है, बी की जगह एक्स इक्विवेलेंट और प्लस एक्स एल, ये है। अब ए एंड बी है तो ये इन दोनों का वर्ग कैसे है, तो देखिए इसका अगर स्क्वायर करें, ए प्लस आइटा बी का अगर स्क्वायर करें तो ये होता है ए प्लस आइटा बी, और
ए प्लस आइटा बी स्टार, यानी ये अगर लिखेंगे तो ए माइनस आइटा बी, ये आपका ये आएगा, इसका होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का ये होता है। तो ए का ए से करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस आयटा स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा आपके पास फॉर्मूला। और आयटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जो ए प्लस आयटा बी का होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर जो टर्म लिखी है, ये जो टर्म लिखी है, ये ध्यानपूर्वक देख लें आप, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लें। इसका मैंने वर्ग जो किया है, ये वर्ग जो किया है ये क्या है, ए आपका आर इक्वलेंट प्लस आर एल है और बी क्या है, एक्स इक्वलेंट प्लस एक्स एल है। तो ये यहाँ पर आपका मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये मान लें कि ये पावर आई आपकी, तो आपको मैक्सिमम चाहिए, तो ये मान लेते हैं कि आर इक्वलेंट और आर एल फिक्स हैं, जबकि एक्स इक्वलेंट और एक्स एल क्या है, वेरिएबल हैं, वेरी कर सकते हैं। तो अधिकतम शक्ति के लिए अगर ये वाला पार्ट अगर वेरी नहीं कर रहा है, तो ये अगर वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो सकता है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चाहिए। तो इसको आपको क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। और मिनिमम ये कितना हो सकता है, ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम के लिए आर इक्वलेंट प्लस एक्स एल का मान स्क्वायर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है। अगर 0 हो सकता है तो एक्स इक्वलेंट प्लस एक्स एल इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वलेंट कितना आ गया, माइनस एक्स एल आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया, ठीक है। 1 और 2 आई हुई थी, ये 3 आ गई। अब अगर आर एल चेंज होने वाला हो, अगर आर एल चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू बची, पी की वैल्यू आपके पास ये बच गई। अब मैक्सिमम और मैक्सिमम करने के लिए आर एल अगर वेरिएबल हो, तो आर एल वेरिएबल हो तो उसका पी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा, सॉरी, पी का जो आर एल के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये वाला जो पार्ट था, मैंने यहाँ पी का मान यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया, तो आपके पास जो फॉर्मूला अगर देखें तो जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला था डी अपॉन डी, किसी का अगर निकालें डी अपॉन डी एक्स कर दें, और यहाँ आप करें यू अपॉन बी का करें, यू एंड बी किसका फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो, तो नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, वर्ग, ऊपर वाले का अवकलन, नीचे वाला एज इट इज और नेगेटिव, और नीचे वाले का अवकलन और ऊपर वाला क्या है आपका एज इट इज, सॉरी, हाँ सॉरी, एज इट इज आएगा। तो ये मैंने फार्मूला लगाया, तो ई इक्वलेंट स्क्वायर तो आपका बाहर आ गया। यहाँ पे नीचे वाला एज इट इज, तो नीचे वाले की घात 4 आएगी, क्योंकि आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर है, तो ये 4 घात आ गई। और ऊपर वाला एज इट इज और आर एल का आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, अगर 1 आया तो ये इसे नेगेटिव, नीचे वाला एज इट इज आर एल, और सॉरी ऊपर वाला एज इट इज तो आर एल एज इट इज, और आर इक्वलेंट प्लस आर एल के होल स्क्वायर का अगर करें तो 2 आर इक्वलेंट प्लस आर एल आएगा, तो ये आ गया, और 2 यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आर एल का करें तो वो 1 आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में ई इक्वलेंट तो 0 हो नहीं सकता, अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा सर्किट में करंट कहाँ से आएगी, पूरा सर्किट आपका पैसिव हो जाएगा, तो ई इक्वलेंट तो 0 हो नहीं सकता। और ये अगर आप इधर ले जाएं तो ये आपके पास ये बच जाएगा, ओके। और इसमें अगर देखें तो इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे तो आर इक्वलेंट स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल प्लस 2 आर एल आर इक्वलेंट, तो प्लस 2 आर 2 इक्वलेंट यहाँ आएगा माइनस का, और यहाँ आएगा प्लस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 आर एल स्क्वायर यहाँ आ गया, तो ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो वो कैंसिल वाला पार्ट छोड़ दिया, ये मैंने। अब आया आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या आया, आर इक्वलेंट स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर, तो ये आर इक्वलेंट स्क्वायर बराबर आर एल, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आती है, मैंने एक ही वैल्यूज रख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आर इक्वलेंट स्क्वायर इक्वल टू आर एल स्क्वायर आया, इसका मतलब आर इक्वलेंट इक्वल टू प्लस माइनस आर एल आएगा। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस हो नहीं सकता कभी भी, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, केवल क्या है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस तो आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या आएगा, आर एल आएगा, आर इक्वलेंट टू आर एल आएगा। अब ये इसमें एक नंबर आ गई आपके पास 4, यानी आर इक्वलेंट है वो आर एल के बराबर है, और एक्स इक्वलेंट है वो क्या है, माइनस एक्स एल के बराबर है। तो मैं यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को, ये दोनों समीकरण है
उन दोनों समीकरणों को किस में पुट करूँगा, 1 और 2 में पुट करूँगा, तो जेड एल का मान आएगा वो क्या आएगा, आर इक्वलेंट माइनस क्या आएगा, आईटा एक्स इक्वलेंट, ये किसके बराबर है, जेड एल इक्वल टू क्या हो गया, जेड इक्वलेंट स्टार, या फिर आप ये कहते हैं कि जेड इक्वलेंट इक्वल टू जेड एल स्टार। इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपका कथन क्या है, सही है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र सोर्स टू लोड कब होती है, जब सोर्स की इंटरनल जो इम्पीडेंस है वो इंटरनल इम्पीडेंस लोड की इम्पीडेंस की कॉन्जुगेट हो, तो पावर ट्रांसफ़र इज मैक्सिमम। ओके, तो ये आपकी अंतिम थ्योरम थी। इसी के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल जरूर कराऊँगा, 4 या 5 न्यूमेरिकल मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको। उसके बाद मैं आपको इसका असाइनमेंट कुछ पर्सन आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, आप ज़रूर उनको हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप उत्तर देना चाहें तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज दें, ताकि मैं उसको चेक करके बता दूं, और उनके उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड कर दूंगा। आप एक बार ज़रूर प्रयास करना उत्तर हल करने का। तो ये आपकी प्रथम यूनिट कंप्लीट होगी। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, और ऐसे समय में इस प्रकार की अगर स्टडी आपको मिलती है तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं कहता हूँ जब तक महामारी है, जब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और अपने माता पिता का नाम उज्जवल बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।